नमस्कार बच्चों, चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लिविंग वर्ड का शुरू करते हैं, जो इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। और ये लास्ट टॉपिक आपका है टैक्सोनॉमिक एड्स। चलिए हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ टैक्सोनॉमिक एड्स। तो आपने सुना होगा फर्स्ट एड बॉक्स, सुना होगा ना। फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है? एक बॉक्स होता है जिसमें प्राथमिक उपचार के लिए सारी चीज़ें, पूरा किट रखा होता है। एक डिटॉल रखा होता है, एक सोप रखा होता है, एक ट्यूब रखा होता है कहीं चोट लग जाए, फिर बैंडेज रखा होता है, हैंडी प्लास्ट रखा होता है। यानी आपको जो आप कह सकते हैं कि कहीं कोई ज़रूरत पड़े तो प्राथमिक उपचार के लिए जो मेन दवाइयाँ होती हैं उसका एक किट जो है, उसी किट को हम फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं। बिल्कुल वैसे ही समझिए टैक्सोनॉमिक एड्स क्या हैं। टैक्सोनॉमिक एड्स ऐसे टूल्स, टैक्सोनॉमिक एड्स क्या हैं? ऐसे टूल्स का गुच्छा जिन टूल्स का इस्तेमाल करके हम टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं। दोज टूल्स विच हेल्प्स इन टैक्सोनॉमिकल स्टडी, ऐसे टूल्स जिनका इस्तेमाल करके हम टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं। मीन्स टैक्सोनॉमिक एड्स हेल्प इन टैक्सोनॉमिकल स्टडी। क्लियर है? बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट एड बॉक्स में हम ऐसी चीज़ें रखते हैं, ऐसे कंपोनेंट रखते हैं जिससे हम प्राथमिक उपचार करते हैं, वैसे ही टैक्सोनॉमिक एड में हम उन टूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो टैक्सोनॉमिकल स्टडी को आसान बना दे, टैक्सोनॉमिकल स्टडी में हमें मदद करे। क्लियर है? चलिए अब एक एक टूल्स की बात हम लोग करते हैं जो हमें टैक्सोनॉमिकल स्टडी में मदद करता है। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल स्टडी में आप कह सकते हैं हेल्प करता है। तो पहला जो टैक्सोनॉमिकल एड है, टैक्सोनॉमिकल टूल है, वो है हर्बेरिया। क्या है? हर्बेरिया। तो भाई हर्बेरियम फाइल आप सबने सुना होगा। हर्बेरियम फाइल बड़े कुछ लोग बड़े इंटरेस्ट से बनाते हैं और कुछ लोगों का मन बिल्कुल नहीं लगता हर्बेरियम फाइल में। तो सबने सुना होगा हर्बेरियम फाइल, क्योंकि सबसे लगभग क्लास 10th में बनवाया जाता है। एक है ये फीचर कि हाँ हर्बेरियम फाइल, या 11th-12th में बनवाया जाता है। ठीक है, अगर 10th में नहीं बनवाया गया तो 11th-12th में तो कंपलसरी बनवाया जाता है। तो हर्बेरिया क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो हर्बेरिया जनरली क्या होता है कि किसी प्लांट या प्लांट पार्ट को हम क्या करते हैं, बहुत आपने गुलाब की पंखुड़ी या गुलाब के फूल को किताब के अंदर दबा के रखा होगा, पत्तियों को दबा के रखा होगा। देखिए, तो वो तो आप अपनी आप कह सकते हैं किसी मेमोरी के लिए रखते हैं, लेकिन यहाँ समझिए कि हर्बेरिया भी कुछ इसी तरह की चीज़ है कि किन्हीं प्लांट, कंप्लीट प्लांट को या प्लांट पार्ट्स को प्रेस करके ड्राई करके रख दिया जाता है, और जब वो पूरी तरह से ड्राई हो जाता है, उसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, तो उसको एक वाइट शीट पे, जिसे हम हर्बेरियम फाइल बोलते हैं, उस वाइट शीट पे उसे हम पेस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं। और चिपका करके उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनकी प्रॉपर नेमिंग कर देते हैं, जिससे हम उस, आप कह सकते हैं जो भी प्लांट आपने जिसका हर्बेरियम बनाया है, उस प्लांट को फॉर फ्यूचर रेफरेंस रख लेते हैं कि आपको अगर उस स्पेसिफिक प्लांट के किसी कैरेक्टर को जानना है तो आपने फला हर्बेरियम फाइल को खोला और देख लिया कि भाई हाँ उसकी लीफ कैसी है, उसका स्टेम कैसा है, या उसका रूट कैसा है, या उसका फ्लावर कैसा है। ये सारी चीज़ें या जो जो उस हर्बेरियम शीट में अवेलेबल हैं उससे देख के हम उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में पता लगा सकते हैं। क्लियर है? तो हर्बेरिया जनरली क्या होता है, देखिए डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं हम लोग। एक कलेक्शन ऑफ प्लांट्स दैट हैव बीन ड्राइड, यानी प्लांट्स जिन्हें हम यूज़ करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, अच्छे से सुखा लेते हैं, जिससे कि उसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर मॉइस्चर बिना ख़त्म किए हम उसको चिपकाएंगे तो वो ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रहेगा, उसमें फंगल इन्फेक्शन होने के खतरे होंगे और वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको प्रॉपरली प्रेस करके हम उसको अच्छे से सुखा लेते हैं, ड्राई कर देते हैं। प्रेस्ड अच्छे से दबा लेते हैं, जिसके कोई उसका हिस्सा जो उभरा हो वो प्रेस करके नॉर्मल हो जाए। एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट, और उसे क्या करते हैं, एक हर्बेरियम शीट पे प्रिजर्व करते हैं। अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस ऑफ एनी एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन
फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड स्टडी, यानी फ्यूचर रेफरेंस और स्टडी के लिए हम डिफरेंट प्लांट्स को हर्बेरियम सीट में प्रॉपरली अरेंज करके, प्रेस करके, ड्राई करके, कलेक्ट करके रख देते हैं और जिसका इस्तेमाल हम टैक्सोनॉमिकल स्टडी में करते हैं। क्लियर है? तो अब उन प्लांट या प्लांट पार्ट्स को प्रिजर्व करके हर्बेरियम सीट पे रखने के लिए या उनके कलेक्शन के लिए कुछ आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। उन टूल्स में जो मेन टूल्स हैं वो सीजर, जैसे कैंची हो गया, डिगर, खोदने के लिए कोई पौधा आप जड़ सहित उसको खोदना चाहते हैं तो डिगर चाहिए आपको वैस्कुलम चाहिए। प्लांट को आपने निकाला, जंगल में गए आप, निकाले तो एक प्रॉपर बॉक्स होना चाहिए जिसमें उसको कलेक्ट करके आप रख सकें। आपके पास चाकू होना चाहिए, किसी हिस्से को उसको काटना है। पॉलीथीन प्रॉपर बैग होना चाहिए जिसमें उसे कलेक्ट कर सकें। फील्ड नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप सारे डेटा को लिखें कि आपने किस जगह विजिट किया, किस जगह पाया गया, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, फील्ड में क्या कैरेक्टर्स वो शो कर रहा है। तो उसके लिए एक प्रॉपर फील्ड बुक होनी चाहिए जिस पे आप उस प्लांट से रिलेटेड डिफरेंट डेटा को लिखें। ठीक है? और उसके अलावा प्लांट के कुछ पार्ट्स जैसे सीड हो गया या फ्रूट हो गया, उसे अगर आप प्रिजर्व करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी होने चाहिए जैसे फॉर्मेलिन और एसिटिक एसिड या अल्कोहल। क्लियर है? तो ये आपका हर्बेरिया हो गया। और हर्बेरिया बनाने के लिए जो टूल्स चाहिए वो टूल्स की एक लिस्ट हो गई। क्लियर है? तो हर्बेरिया क्या है भाई? आपको मैंने बताया कि प्लांट या प्लांट पार्ट्स को प्रॉपर प्रेस करके, ड्राई करके एक हर्बेरियम शीट पे उसको चिपका देना प्रॉपरली। ठीक है? फॉर फ्यूचर रेफरेंस और फ्यूचर स्टडी। क्लियर है? तो आप भाई ये जो सीट है, वाइट सीट, इस जिस पे आप इसे चिपका रहे हो उसकी एक प्रॉपर साइज, स्टैंडर्ड साइज भी होती है। पता चला कि मल्टीपल साइज लोग यूज़ करें तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं क्रिएट हो पाएगा। तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम क्रिएट हो इसलिए एक हर्बेरियम सीट की एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड साइज डिसाइड की गई, जो एक फैक्ट है। आप चाहे तो याद कर सकते हो उसे। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? तो बेसिकली जो आपका हर्बेरियम सीट है, उस हर्बेरियम सीट की जो साइज होती है 29 × 41 सेंटीमीटर या 11.5 × 6.5 इंच इसका डायमेंशन होता है। ये लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है? तो ज़्यादा आसान है, आप ऊपर वाला याद कर लीजिए। 29 × 41 सेंटीमीटर हर्बेरियम सीट की साइज होती है। ठीक है? 29 × 41 सेंटीमीटर यानी 29 सेंटीमीटर उसकी हो गई चौड़ाई और 41 सेंटीमीटर हो गई उसकी लंबाई। ऐसे एक हर्बेरियम सीट है मान लीजिए, तो ये आपकी 29 हो गई इसकी चौड़ाई और ये लंबाई हो गई 41 सेंटीमीटर। क्लियर है? एक बार। दूसरा कि ये जो आपका हर्बेरियम सीट है, इस हर्बेरियम के सीट के दाईं तरफ एक लेबल हम बनाते हैं जो लगभग 7 × 12 सेंटीमीटर का होता है। ये देखिए ऐसे 7 × 12 सेंटीमीटर का एक लेबल दाईं तरफ बनाते हैं जिसमें हम इस जो भी प्लांट यहाँ मान लीजिए हमने इस पे चिपकाया हर्बेरियम सीट पे, इस प्लांट की डिटेल को हम यहाँ इस राइट साइड में लिखते हैं। क्लियर है? अब क्या क्या डिटेल लिखते हैं देखिए। उस डिटेल में हम लिखते हैं कलेक्टर का नाम, किसने पहले कलेक्शन नंबर लिखते हैं, मतलब कौन सा आपने, मान लीजिए किसी जंगल में गए, आपने ढेर सारा कलेक्शन किया तो कितने प्लांट्स को आपने कलेक्ट किया, कितनी स्पीसीज़ को कलेक्ट किया, तो कलेक्शन नंबर लिखेंगे। 10वां, 120वां, चौथा, कुछ भी समथिंग, तो कलेक्शन नंबर लिखते हैं। प्लेस, कहाँ से आपने उस चीज़ को कलेक्ट किया। नेम ऑफ कलेक्टर, किसने कलेक्ट किया, मतलब कौन गया है वहाँ पे, बॉटनिस्ट या बायोलॉजिस्ट जिसने उस प्लांट या प्लांट पार्ट को कलेक्ट किया, तो नेम ऑफ कलेक्टर लिखेंगे। डेट और टाइम, किस दिन आपने कलेक्ट किया, किस समय कलेक्ट किया। फिर उस जो प्लांट है उसका कॉमन नेम लिखेंगे और उस प्लांट का वर्नाकुलर नेम लिखेंगे। वर्नाकुलर नेम मीन्स उसका पॉपुलर इंग्लिश नेम, जनरली इंग्लिश नेम के लिए हम वर्नाकुलर नेम यूज़ करते हैं। तो कॉमन नेम लिखेंगे और साथ में वर्नाकुलर नेम लिखेंगे। ठीक है? और सबसे लास्ट में लिखेंगे उसका साइंटिफिक नेम। जैसे मैंगो ही है तो मैंगो में कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा आम, और वर्नाकुलर नेम क्या हो जाएगा, मैंगो, और साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है? और फिर उसके नीचे उस मैंजीफेरा इंडिका का पूरा क्लासिफिकेशन आप लिखेंगे। क्लासिफिकेशन में क्या लिखेंगे, किंगडम से, याद करिए वही, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। किंगडम, फिर किंगडम के बाद डिवीजन, ठीक है,
फिर क्लास, फिर आर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस में आप क्लासिफिकेशन लिख देंगे। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स और हैं हर्बेरिया के बारे में, कुछ पॉपुलर हर्बेरिया के नाम हैं जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए, लार्जेस्ट हर्बेरिया ऑफ वर्ल्ड जो है ये रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है, जहां लगभग 6.5 मिलियन स्पीसीज को प्रिजर्व करके हर्बेरियम फाइल्स के फॉर्म में रखा गया है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, फॉर स्टडी। ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा हर्बेरियम है वो है म्यूज़ियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री पेरिस में है, जहां लगभग 6 मिलियन स्पीसीज़ को हर्बेरिया के फॉर्म में रखा गया है। ठीक है। इंडिया में जो लार्जेस्ट हर्बेरिया इन इंडिया है, ये पूछा हुआ सवाल है, ये है इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता। कलकत्ता में शिवपुर एक है जहाँ पे इंडियन बोटेनिकल गार्डन है, वहाँ पे लगभग 2 मिलियन स्पीसीज़ हमने प्रिजर्व करके हर्बेरिया के फॉर्म में रखा है। ठीक है, तो 2 पूछा हुआ है। लार्जेस्ट रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, जहाँ लगभग 650 मिलियन स्पीसीज़ प्रिजर्व करके रखा गया है, और लार्जेस्ट हर्बेरिया इन इंडिया इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, जहाँ 2 मिलियन स्पीसीज़ को रखा गया है। ठीक है। उसके अलावा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ NBERI आपके नज़दीक है, इसलिए इसे याद रखिए आप, NBERI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, जहां लगभग 40,000 स्पीसीज़ का हर्बेरिया अवेलेबल है। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट नाम आप याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन जो रियुमटेक सिक्किम में है, वहाँ भी ढेर सारे स्पीसीज़ को हर्बेरिया के फॉर्म में रखा गया। उसका कोई संख्या नहीं है, संख्या पे बहुत फोकस नहीं करिएगा आप, सिर्फ ये नाम याद रखिए और कहाँ है, जैसे जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन कहाँ है ये पूछ सकता है, तो सिक्किम याद रखिएगा। या नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ याद रखिएगा। लार्जेस्ट हर्बेरिया ऑफ इंडिया क्या है, तो याद रखिएगा भाई इंडियन नेशनल गार्डन शिवपुर कोलकाता। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो हर्बेरियम है तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए, पूछा हुआ सवाल है जिसमें रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू पूछा है और नेशनल बोटेनिकल गार्डन नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ये भी पूछा हुआ है, और इंडियन नेशनल बोटेनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हर्बेरियम। हर्बेरियम के बाद हम बात कर लेते हैं, दूसरा है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है भाई, लगभग हर यूनिवर्सिटी या हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो रिच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन रिच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में उनके कैंपस में ही एक बोटेनिकल गार्डन बनाया जाता है, जिसमें तरह तरह के प्लांट को उगाया जाता है, अलग अलग स्पीसीज़ के प्लांट्स को फॉर स्टडी पर्पज़। बोटेनिकल गार्डन को जो उगाया जाता है फॉर स्टडी पर्पज़। और मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन और PG किया हुआ है, तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी हम लोगों के समय में प्रोफेसर SK सिंह सर थे, बहुत अच्छे टैक्सोनॉमिस्ट थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन सर हमेशा मुस्कराते रहते थे, और वो जौनपुर के थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कनेक्ट करता है हम लोगों को। तो वो पौधों से उन्हें इतना लगाव था, बहुत अच्छे टैक्सोनॉमिस्ट थे, वन ऑफ द आप कह सकते हैं फेमस टैक्सोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया थे प्रोफेसर SK सिंह सर, और उनके समय में हम लोग MSc किए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और हमारे समय में गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जो बोटेनिकल गार्डन है इतना रिच था कि उस बोटेनिकल गार्डन में चंदन का भी पेड़ था, आप सोचिए, और डिफरेंट वैरायटीज़ के प्लांट्स थे, क्योंकि प्रोफेसर SK सिंह सर अपने बच्चों के तरीके से उन पौधों को प्यार करते थे। रिटायरमेंट के बाद जौनपुर में भी उन्होंने अपनी एक खूब बहुत बड़ी आप कह सकते हैं एक बागवानी बना रखी है, पूरा एक बगीचा पेड़ों का बना रखा है, और कहते हैं कि हमारा जीवन, हमारे बच्चे तो यही पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो बड़ी अच्छी टैक्सोनॉमी पढ़ाते थे। चूँकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बोटेनिकल गार्डन, तो मुझे याद आ गया, तो इस चीज़ को मैंने मेंशन कर दिया। जहाँ भी हों सर, स्वस्थ हों, और मेरा उनको प्रणाम। चलिए, बोटेनिकल गार्डन के बात कर रहे थे, तो बोटेनिकल गार्डन क्या है कि एक किसी खास स्पेसिफिक एरिया में डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स को उगाना फॉर स्टडी पर्पस। क्लियर है? तो बोटेनिकल गार्डन देख लीजिए, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स मेंटेन्ड फॉर रेफरेंसेस। फर्स्ट मॉडर्न बोटेनिकल गार्डन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1544 इन पीसा इन इटली बाई लूसागिनी। ठीक है, ये एक फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। ए बोटेनिकल गार्डन
हैविंग एक्सक्लूसिवली ग्रोइंग ट्रीज एंड श्रब्स कॉल्ड आर्बोरेटम। ये एक बार पूछा हुआ है, ठीक है। एक ऐसा बोटेनिकल गार्डन जिसमें हम बेसिकली ग्रोइंग ट्रीज और श्रब्स को ही उगाते हैं, ठीक है, सिर्फ ट्रीज और श्रब्स को ही उगाते हैं, ऐसे बोटेनिकल गार्डन को हम क्या कहते हैं, आर्बोरेटम कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्बोरेटम क्या होता है, जहाँ हम ट्रीज और श्रब्स को बोटेनिकल गार्डन में उगा रहे हैं उसे हम आर्बोरेटम कहेंगे, ठीक है। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन जो है ये आपका रॉयल गार्डन क्यू, वही लंदन में है, ठीक है, सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन जिसका हर्बेरिया लार्जेस्ट है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बोटेनिकल गार्डन हो गया। और इंडिया का जो लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है वही जो हमारा, जहाँ हर्बेरिया लार्जेस्ट है वहीं बोटेनिकल गार्डन भी सबसे रिच होगा, यानी शिवपुर हावड़ा कोलकाता में, ठीक है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर हावड़ा, जहाँ लार्जेस्ट हर्बेरियम है, तो वही बोटेनिकल गार्डन सबसे बड़ा है इंडिया का। चलिए, बोटेनिकल गार्डन के बाद हम लोग बात करेंगे म्यूज़ियम की। म्यूज़ियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस, ठीक है। तो म्यूज़ियम आप सब लोग जानते होंगे कि म्यूज़ियम में जनरली क्या होता है, प्लांट या एनिमल पार्ट्स को किसी जार में प्रॉपर रख के किसी प्रिजर्वेटिव में हम रख देते हैं। इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव, कुछ लिक्विड होता है, ठीक है। वो प्रिजर्वेटिव इस चीज़ को ख़राब नहीं होने देता है। तो प्रिजर्व करके जहाँ हम रखते हैं ऐसे प्लेसेस को हम कहते हैं म्यूज़ियम। तो ये जो प्रिजर्व चीज़ें हैं इनको भी हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए, स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी ये भी हमें टैक्सोनॉमी में मदद करते हैं, ठीक है। तो म्यूज़ियम क्या है, म्यूज़ियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स आर जार विद प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन अल्कोहल या फॉर्मेलिन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। म्यूज़ियम के बाद नेक्स्ट आया जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या है भाई, जैसे प्लांट्स को प्रिजर्व करने के लिए हम बोटेनिकल गार्डन बनाते हैं, वैसे एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हम जूलॉजिकल पार्क बनाते हैं जिसमें तरह तरह के जीव को रखते हैं, ठीक है। तो जूलॉजिकल पार्क या जू जो होता है उसमें अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स को रखते हैं। जैसे देखिए आपका लखनऊ में एक चिड़ियाघर है, जू है, तो वो एक तरह का जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है। तो जूलॉजिकल पार्क इज ए प्लेसेस, जूलॉजिकल पार्क्स आर प्लेसेस where wild animals are kept in protected environment। protected environment में रखते हैं, under human care, help in study about their food, habitat and behavior, ठीक है। तो उनको हम प्रोटेक्टेड जोन में रखते हैं, प्रॉपर फूड देते हैं, उनकी केयर करते हैं, ठीक है, जिससे कि हम उनके बारे में पता लगा सकें कि उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनकी फूड हैबिट क्या है, उनका हैबिटेट कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो यानी जनरली इसका भी इस्तेमाल हम किस में कर रहे हैं, टैक्सोनॉमिकल स्टडी में। फिर जूलॉजिकल पार्क हेल्प इन एक्स सीटू कंजर्वेशन। दो टर्म यूज़ करते हैं, एक इन सीटू, ठीक है, कंजर्वेशन, और दूसरा एक्स सीटू कंजर्वेशन। दोनों टर्म याद रखिए। एक्स सीटू मतलब होता है कंजर्वेशन आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, मतलब आर्टिफिशियली अगर हम कंजर्वेशन कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैसे आपका बोटेनिकल गार्डन, जैसे आपका जूलॉजिकल पार्क, ये सब क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक। और दूसरा यूज़ करते हैं टर्म इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है भाई बताइए। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन, नेचुरल हैबिटेट में कंजर्वेशन, यानी कोई जंगल है मान लीजिए, तो उस जंगल को ही पूरे एरिया को हमने कंजर्व कर दिया, ठीक है। जैसे कुसमी जंगल, पूरा जंगल कंजर्व है। जैसे सोहरी बगवा, जैसे आपका, हाँ सोहरी क्या नाम है, हाँ चलिए, एक कुसमी जंगल हो गया जैसे, तो वो इन सीटू कंजर्वेशन हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत से इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसे जोन हैं जिसको हम नेचुरली कंजर्व कर दिए, उसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस हम अलाउ नहीं करते हैं। तो ये वाला मैंने कंजर्वेशन हम लोग बायोडाइवर्सिटी जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पढ़ेंगे। तो अभी खाली इतना समझिए, एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब हो गया आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट हम कंजर्व कर रहे हैं, यानी आर्टिफिशियली कर रहे हैं। अगर नेचुरली हम ऑन साइड कंजर्वेशन कर रहे हैं, जहाँ जिस हैबिटेट में पाया जा रहा वहीं उसको कंजर्व कर ले रहे हैं,
ठीक है, कोई जंगल है, उस जंगल को ही हमने पूरा कंजर्व कर लिया तो उसे हम इन सीटू कंजर्वेशन कहेंगे। क्लियर है? तो जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन कैसा कंजर्वेशन है? एक्स सीटू कंजर्वेशन। कैसा है? एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, चलिए। नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कीज़। कीज़ क्या होता है समझिए, ये इंटरेस्टिंग है। कीज़ क्या है? कीज़ देखिए क्या होता है। कीज़ में जनरली हम क्या करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स लेते हैं और उन कैरेक्टर्स को कपुलेट के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे दो स्टेटमेंट, ए हो गया बी, ए और बी स्टेटमेंट कपुलेट हो गया। क्या हो गया? कपुलेट। तो ऐसे ढेर सारे कपुलेट्स हम बना लेते हैं। ठीक है, ए और बी ऐसे कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए जेड पाया गया, नया एक ऑर्गेनिज्म जेड पाया गया। तो अब देखते हैं कि ये जितने कपुलेट्स हैं, यानी ये जो कपुलेट्स डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स में कौन वाला स्टेटमेंट्स इस जेड में, यानी कौन सा कैरेक्टर इस जेड में पाया जा रहा है। अब कपुलेट्स की एक खासियत होती है, देखो कि या तो ए होगा और या तो बी होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें ए कैरेक्टर भी हो और बी भी हो। इसी हिसाब से कपुलेट लिखा ही जाता है। ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लो ए की तरफ लिख दिया होमोस्पोरस। क्या लिख दिया? होमोस्पोरस। ठीक, तो बी की तरफ लिखेगा हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस। अब नेचुरल बात है भाई कि होमोस्पोरस मतलब जिसमें सारे स्पोर्स एक जैसे हों, तो या तो वो होमोस्पोरस होगा मतलब सारे स्पोर एक जैसा होगा। अगर सारे स्पोर एक जैसे नहीं होंगे मतलब डिफरेंट होंगे, मतलब उसे क्या कहेंगे? हेट्रोस्पोरस। यानी या तो हेट्रोस्पोरस होगा या तो होमोस्पोरस। ऐसा नहीं हो सकता कि जेड होमोस्पोरस भी और जेड हेट्रोस्पोरस भी हो। क्लियर है? तो कीज़ क्या है? कीज़ में ए नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कपुलेट्स। क्या कहते हैं? कपुलेट्स। और ये जो कपुलेट्स का एक पेयर है इसे हम बोलते हैं लीड। क्या बोलते हैं? लीड। ये एक लीड हो गया। इस लीड के, बात समझिए, ये हो गया लीड। इस लीड के दो स्टेटमेंट हो गए, बी और ए। ठीक, अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी लीड के दो स्टेटमेंट में से, यानी दो कैरेक्टर में से कोई एक कैरेक्टर ही पाया जाएगा। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से इन लीड्स की मदद से जो हमने लिस्टिंग की, ढेर सारे जो कीज़ हैं, इन्हीं को हम कीज़ भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कीज़। क्योंकि आप अगर देखो तो इन कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। तो ये जो कीज़ हैं ये क्लासिफिकेशन में बहुत मदद करती हैं। किस में मदद करती हैं? क्लासिफिकेशन में मदद करती हैं। और ये कीज़ कुछ और नहीं होती हैं, कुछ कैरेक्टर्स को हम कपुलेट्स के फॉर्म में लिखते हैं। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कपुलेट्स के फॉर्म में लिखते हैं। दो कैरेक्टर्स, या तो ये या तो ये। ठीक है, और फिर कोई ऑर्गेनिज्म जब आते हैं तो देखते हैं कि उनमें कितने कैरेक्टर्स हैं और उसके आधार पे उसे किसी खास ग्रुप में डाल देते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने दिया कि जैसे मान लीजिए स्पोर फॉर्मेशन एक लीड है तो उसके दो कॉपुलेट्स हो गए, या तो सारे स्पोर्स एक जैसे होंगे या स्पोर्स अलग अलग तरीके से होंगे। अगर एक जैसे स्पोर होंगे मतलब होमोस्पोरस और अलग तरीके हैं मतलब हेट्रोस्पोरस। क्लियर है? चलिए तो पढ़ दे रहे हैं स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है। देखिए, कीज़ आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। पहला ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल में मदद कर रहा है, मतलब क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिक स्टडी में मदद कर रहा है। दूसरा, कीज़ रेफर टू ए सेट ऑफ अल्टरनेट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ए सेट ऑफ अल्टरनेट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, या तो ये या तो वो। जनरली इन पेयर, जनरली किस में होता है? ये पेयर में होता है और उस पेयर को हम क्या कहते हैं? कपुलेट कहते हैं। ठीक है, एंड ईच स्टेटमेंट इन कपुलेट, उस कपुलेट का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? लीड। स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच ओनली वन इज एक्सेप्टेड एंड अदर इज रिजेक्टेड। यानी कोई ऑर्गेनिज्म है तो उस ऑर्गेनिज्म में कोई दोनों में से एक ही होगा ना, कपुलेट में से कोई एक ही कैरेक्टर होगा भाई। हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस मान लीजिए एक कपुलेट है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी प्लांट नया मिला तो या तो हेट्रोस्पोरस होगा या तो होमोस्पोरस, यानी कपुलेट में से कोई एक ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका पॉइंट, देखिए, सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज जीनस, फैमिली एटसेट्रा फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। तो इस तरीके से इन कीज या कपुलेट्स की मदद से हम हर जीनस का एक
कपुलेट का लिस्ट बना लेते हैं कि भाई ये 10 कपुलेट अगर मिला तो फला जीनस, ये 8 कपुलेट मिला तो फला जीनस। यानी हर स्पेसिफिक टैक्सोनॉमिक ग्रुप का एक खास की होता है और इसी की मदद से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी खास ग्रुप में डालते हैं। जैसे मान लो कि कोई अगर एक एक्स प्लांट मिला तो अब उस एक्स प्लांट को अलग अलग कीज़ में देखेंगे, जिस कीज़ में उसके कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मैच करेंगे उसको ले जाके उसी ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के साथ अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो कीज़ ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन में मदद करता है। क्लियर है? तो ये आपका कीज़ हो गया। कपुलेट पूछता है, लीड पूछता है, कीज़ पूछता है, तो आप याद कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है आपका मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या है? देखिए, जनरली मोनोग्राफ जो होता है वो सिर्फ किसी एक स्पीसीज़ के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है। तो मोनोग्राफ गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सान। देखिए, खाली एक टैक्सान एट ए टाइम, किसी खास समय में सिर्फ एक टैक्सान की डिटेल आप कह सकते हैं नॉलेज जो देता हो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोग्राफ कहेंगे। क्लियर है? ये सब लिटरेचर्स हैं, रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो मोनोग्राफ से हमें सिर्फ किसी खास एक स्पीशीज़ के डिस्क्रिप्शन का पता लगता है। क्लियर है? मोनोग्राफ के बाद नेक्स्ट है मैनुअल। मैनुअल क्या होता है? देखिए, मैनुअल में एक्चुअली क्या होता है कि किसी आप कह सकते हैं खास एरिया में पाए जाने वाले जितने स्पीसीज़ हैं उन सारे स्पीसीज़ का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है, उसी को हम बोलते हैं मैनुअल्स। ठीक है, तो मैनुअल यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज़ फाउंड इन एन एरिया। मतलब किसी खास एरिया में पाए जाने वाले जितने भी स्पीसीज़ हैं उनको कंपाइल करके एक बुक बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? मैनुअल्स। और मैनुअल्स को स्टडी करके हम उस खास एरिया में पाए जाने वाले सारे जो प्लांट्स हैं उनके स्पीसीज़ का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। यानी उनका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस मैनुअल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिकेशंस लाइक पीरियोडिकल्स और डिक्शनरीज। ये पीरियोडिकल्स या डिक्शनरीज जो होती हैं ये कह सकते हैं कि मैगजीन टाइप की कुछ साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। कोई नया जीव मिल गया, नया प्लांट मिल गया, उस नए प्लांट को किसी खास पीरियोडिकल या किसी डिक्शनरी में ऐड कर दिया गया। मतलब हम पीरियोडिकल्स और डिक्शनरीज की मदद से लगातार नए नए प्लांट्स को क्या करते रहते हैं? ऐड करते रहते हैं। यानी ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रखता है। ठीक है, या कोई चेंज है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, तो सारी चीज़ों को हम पीरियोडिकल्स या डिक्शनरीज में मेंशन करते हैं। ठीक, और जो लास्ट है वो है कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है भाई? कैटलॉग मतलब समझिए जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं, टाइल्स खरीदने गए तो कहते हो भैया कैटलॉग दिखा दो। तो कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग वो एक बुकलेट दिखा दिया, उस बुकलेट में आपको अलग अलग कलर्स का सेट दिख जाएगा, उसका नंबर लिख जाएगा और थोड़ा बहुत उसका डिस्क्रिप्शन होगा। ऐसे ही कैटलॉग भी होता है। कैटलॉग क्या होता है? एक तरह का इंडेक्स्ड अरेंजमेंट है। मैंने किसी खास एरिया में पाए गए जितने भी प्लांट्स हैं उनको एक इंडेक्स के फॉर्म में अरेंज कर दिया गया और उनके थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स, डिटेल नहीं कैरेक्टर लिखा जाता है कभी भी कैटलॉग में, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में उसके कुछ मेन पॉइंट्स, मेन कैरेक्टर्स को हम उस कैटलॉग में मेंशन कर देते हैं जिससे कि उस ऑर्गेनिज्म को, उस प्लांट को पहचानना बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो कैटलॉग क्या है भाई? कैटलॉग कंटेन इंडेक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ध्यान रहे, मैनुअल्स में हम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, जबकि कैटलॉग में सिर्फ हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में मेन पॉइंट्स सिर्फ हम यूज़ करते हैं, लिखते हैं, अबाउट देयर जेनेरा और फैमिली फॉर आइडेंटिफिकेशन। यही अंतर है आपका कैटलॉग और मैनुअल में। यानी मैनुअल में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जबकि कैटलॉग में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। क्लियर है? और कैटलॉग में पूरा इंडेक्स्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, तो ये आपके डिफरेंट टैक्सोनॉमिक एड्स हो गए जो टैक्सोनॉमिक स्टडी में मदद करते हैं। क्लियर है? जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका देखिए कीज़ है, जो कई बार पूछा है। तो कीज़ जनरली क्या है? कीज़ मीन्स ए सेट ऑफ अल्टरनेट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स
जनरली रिटेन इन द फॉर्म ऑफ कपुलेट्स, कपुलेट्स के फॉर्म में लिखे होते हैं, या तो ये या तो ये। अब इन दोनों में से कोई एक चीज़ पाया जाएगा, कोई एक कैरेक्टर पाया जाएगा, और अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए अलग अलग कीज़ होती है। और इन्हीं चीज़ माने चाबी समझिए, इन्हीं चाबी यानी इन्हीं कीज़ में लिखे गए कपुलेट्स या लीड्स की मदद से हम किसी भी खोजे गए प्लांट को किसी खास समूह में रखते हैं, किसी खास ग्रुप में रखते हैं। यानी ये कीज़ हमें मदद करती है प्लांट्स को क्लासीफाई करने में, ठीक है। तो अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए अलग अलग कीज़ होती है, ठीक है। उस कीज़ में कुछ और नहीं होता है, स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं। स्टेटमेंट्स को हम लीड कहते हैं, और वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, कपुलेट के फॉर्म में। कपुलेट मतलब कंट्रास्टिंग नेचर के वो कैरेक्टर्स होते हैं। क्लियर है? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका टैक्सोनॉमिक एड्स हो गया, जिसमें टैक्सोनॉमिक स्टडी में मदद करने वाले जो डिफरेंट टूल्स हैं, एजेंट्स हैं, एंटिटीज़ हैं, उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया। तो ये आपका लिविंग वर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा मैंने, आप ध्यान दीजिएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैंने समय लिया। इतना समय नहीं लगता है इन जनरल, क्योंकि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सवाल नहीं आते हैं इस चैप्टर से। लेकिन पहले 3 या 4 लेक्चर जो मैंने लिया है वो समझिए, वो इस चैप्टर के लिए नहीं था, वो पूरी बायोलॉजी के लिए था, ठीक है। तो व्हाट इज़ बायोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, हाउ लाइफ कम्स ऑन अर्थ, और फिर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन। तो वो सब आप इसका हिस्सा ना समझ के वो समझिए कि वो सब आपको पढ़ना थे, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ठीक है। बाकी बाद के जो ये 4-5 लेक्चर हैं वो इस चैप्टर के लेक्चर हो गए। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मेरे ख्याल से नीट का कोई पॉइंट नहीं छूटा है, इसमें सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए गए हैं, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए गए हैं। फिर भी अगर लगता है कि कुछ बचा है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसे डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों। चलिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।